नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो साइंस का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट लॉन्च की गई है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF प्राप्त करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहाँ से जुड़ करके आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि दो पदार्थ है, ठीक है, ए और बी। एक द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान जो है समान है, ठीक है, और उनका वेग 2v और 5v है। तो पदार्थ के ए और बी के बीच गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो गतिज ऊर्जा होती है इसका क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसका मतलब क्या होता है, ½ mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखिए क्या क्या दे रखा है, ए और बी पदार्थ है, ठीक है, उसका अनुपात हमको निकालना है। तो अनुपात निकालने क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे। तो पहले का वेग कितना दे रखा है हमारे पास, 2v दे रखा है, और दूसरा का वेग कितना, 5v दे रखा है, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात हमको निकालना है। तो दोस्तों हम ए और बी का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले काइनेटिक एनर्जी और दूसरे काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि अनुपात निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे 2 ½ mv² हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है यहाँ से कट जाएगा, m की वैल्यू भी कांस्टेंट है क्योंकि m द्रव्यमान जो सामान है ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दे रखी हमारे पास, पहले में है 2v, तो 2v का स्क्वायर करेंगे, और दूसरे में कितना दे रखा हमारे पास दोस्तों, देखिए दूसरे हमारे पास कितना है 5v, तो 5v का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4v², और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 25v², ठीक है। तो यहाँ से v² कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4:25, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका कितना हो गया, 4:25 जो है हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो 4:25 कहाँ पे दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है हमारे पास 4:25। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस आपको जो प्रश्न में जो भी डाटा दे रखा होगा बस आपको क्या करना है, उस पर पुट करना होगा। देखिए पहले आपको क्या दे रखा था, ए और बी का द्रव्यमान समान दे रखा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए और बी का द्रव्यमान को सेम कर लिया, ठीक है। उसका वेग 2v है, पहला का जो गतिज ऊर्जा है उसका वेग कितना है, 2v दे रखा है, और दूसरा पदार्थ का जो है कितना, 5v दे रखा है। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, ½ mv² होता है, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले में पुट किया अपने वैल्यू को। तो यहाँ से 1/2 क्या होगा, कांस्टेंट होता है, और m की वैल्यू समान है। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान क्या है, समान है, तो हमने भी उसे भी काट दिया। लेकिन हमको v की वैल्यू दे रखी थी, पहले का कितना दे रखी थी, 2v दे रखा था, और दूसरे कितना है, 5v दे रखा था। तो हमने क्या किया, इस पर इसको पुट किया, तो हमारे पास 2 दूनी 4v² हो गया बटे 25v² आ गया। तो इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो 4:25 हमारे प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपके प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 जूल जो होता है कितने कैलोरी के बराबर होता है आप सबको पता होगा, लेकिन दोस्तों आपको ये पता नहीं होगा कि कैसे निकलता है। तो हम आपको बताते हैं कि यह जो है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होती है, कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों 4.16 क्या होती है, 4.186 जो होती है, इस इतना जूल बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी होती है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, 1 कैलोरी होता है। और 4.186 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि 1 जूल बराबर कितना होगा। तो 1 जूल यहाँ से हम निकालते हैं यदि, तो 1 जूल बराबर कितना होगा, 1/4.186 हो जाएगा, ठीक है, होगा ना, 1.486 होगा। यदि आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है कट के आएगा, वो आएगा 0.238 आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप इसे क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्स में आपको 0.24 मान लेना है, ठीक है। 0.24 क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, ठीक है, सॉरी कैलोरी हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। तो आपको बताना होगा कि 1 जूल में जो होती है वो 0.24 जो होती है वो कैलोरी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों बस आपको करना कुछ नहीं है कि हम बस जितना जानते हैं कि 4.186 जूल बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 जूल की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे हम, 1/4.186 जूल करेंगे यहाँ पे। तो जो आपके पास डिवाइड करने के बाद आएगा 0.238 आएगा, आप इसको अप्रॉक्स में 0.24 मान सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों ये प्रश्न जो तीसरा प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। देखिए कह रहा है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब प्रश्न कहने का ये हुआ कि किस तापमान पर जो फ़ारेनहाइट होती है और सेंटीग्रेड होता है वो समान होते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होती है ये समान होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको किस प्रकार ये होती है। ठीक है, आप सबको एक फॉर्मूला पता होगा कि C/5 बराबर क्या होती है F-32/9। ठीक है, एक रिलेशन बनता है। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग C की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। C कितना दे रखा हमारे पास -40 दे रखा था, तो -40 यहाँ पर लिखेंगे, अपॉन में कितना है 5 बराबर F-32/9 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कट करते हैं तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 8 मरतबे में 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। यहाँ पर -72 बराबर कितना हो जाएगा F-32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग F की वैल्यू निकालते हैं तो ये 72 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा -40। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, आप देख लीजिए कि हमने आपको बताया था ना कि वो ऐसा तापमान होगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जिस पे जो होगा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान जो होते हैं बराबर होते हैं। आपसे प्रश्न यही पूछते हैं एग्जाम में कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो आपको बताना होगा कि -40 डिग्री पर जो होती है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर डी में हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये भी प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको डेली इसका नोटिफिकेशन मिले। तो आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे जितनी वीडियो अपलोड हो उसको आप मिस ना कर पाएँ। तो चौथा प्रश्न हमारा दोस्तों क्या है, देखिए कह रहा है कि खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो खगोलीय पदार्थ होती है उसको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूसरा है टेलीस्कोप, तीसरा है आवर्धक लेंस, चौथा कौन सा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो खगोलीय पदार्थ होती है उसको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूरबीन नहीं दे रखा है इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दूरबीन हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि दूरबीन खोज किसने किया था, तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारे पास दोस्तों क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, दोस्तों SI मात्रक से भी प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की SI इकाई क्या होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होती है वो क्या होती है, तो क्या होती है, टेस्ला होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, टेस्ला होती है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वेबर किसका होता है। तो दोस्तों वेबर जो होती है ये किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो टेस्ला होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, टेस्ला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर प्रवाह क्या तात्पर्य बतलाता है। तो दोस्तों एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होता है। आपसे याद रखेंगे कि एक माइक्रो एम्पियर का प्रवाह होती है किसके बराबर होती है, तो 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा है कह रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। दोस्तों प्रकाश विद्युत सेल किसमें बदलता है, कन्वर्ट करता है। पहला देखिए ऑप्शन क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा है ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, चौथा कौन सा हो गया, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों जो प्रकाश विद्युत सेल होते हैं ये क्या करते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं लोग, वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कौन, प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो परिवर्तन होती है उसके बारे में, आप इसे नोट कर सकते हैं, आपको बताते चलते हैं। तो पहला होता है कि विद्युत सेल। दोस्तों विद्युत सेल का काम क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो जो विद्युत सेल होती है वो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं विद्युत बल्ब की, तो विद्युत बल्ब जो होती है इसका काम क्या होता है, तो विद्युत बल्ब का काम होता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत बल्ब।
ठीक है। अब बात करते हैं सौर सेल की। तो सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे आप याद रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि प्रकाश विद्युत सेल जो है किस में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि लोहा का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। पहला देखिए भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन आपके पास भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, चौथा कौन सा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लोहा का जंग लगना है ये क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि लोहे में जो जंग लगता है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। साथ ही दोस्तों इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि अगरबत्ती का जलना और दूध का फटना, ये सभी क्या होती है, लोहे में ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न कि एल्केन का जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों एल्केन का फॉर्मूला क्या होती है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n+2 होता है। और दोस्तों CnH2n किसका होता है, तो ये होती है एल्कीन का। किसकी होती है, एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, एल्कीन का। ठीक है, और बात करते हैं CnH2n-2 किसका होता है, तो ये होता है एल्काइन का। किसका, एल्काइन का होता है। ठीक है, एल्काइन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो एल्केन क्या होगा, CnH2n+2 होगा। वही दोस्तों बात करते हैं CnH2n किसका होता है, एल्कीन का होता है। और साथ ही दोस्तों CnH2n-2 किसकी होती है, तो एल्काइन की होती है। आप इसे याद रखेंगे, आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा है, देखिए आज के इस वीडियो का 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो दोस्तों जब सोडियम जो होती है वो फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होती है, तो ये इसमें क्या होती है कि निर्मित होने वाला जो यौगिक होते हैं ये पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा कि जब सोडियम को फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। दोस्तों बात है ये फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन क्या होती है, सबसे प्रतिक्रियाशील रासायनिक तत्व होता है। ठीक है, ये फ्लोरीन जो होती है ये क्या होती है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो रासायनिक तत्व होता है। साथ ही दोस्तों ये फ्लोरीन जो होती है सबसे अधिक जो विद्युतीय तत्व इसमें होते हैं, यानी कि सबसे अधिक विद्युत तत्व इसमें होते हैं, फ्लोरीन में होते हैं। इसे भी आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा दोस्तों क्या है, देखिए कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, पहला ऑप्शन है आइंस्टीन ने, दूसरा है जेम्स चैडविक 1931 में, तीसरा ऑप्शन है गोल्डस्टीन ने, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन की खोज है ये जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होता है, एक आवेश रहित मूलवत कण होता है, जैसे यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन में क्या होती है, कोई भी चार्ज नहीं होती है, और इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। दोस्तों न्यूट्रॉन जो होती है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं, और न्यूट्रॉन को n से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन को कैसे सूचित करते हैं, n से सूचित किया जाता है न्यूट्रॉन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ये किससे होती है, पहला देखिए ऑप्शन O2 है, दूसरा है CO2, तीसरा है NO2 और चौथा कौन सा हो गया, O3। तो दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ये होती है किससे, तो CO2 गैस से होती है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, साथ ही इसके अलावा जो गैस और होती है, जैसे कि हो गया आपके पास मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसमें जो है शामिल होते हैं ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन शामिल होते हैं, CO2 होते हैं, मीथेन होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी जो होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। -COOH में क्रियात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप किसका होता है। तो दोस्तों जब -COOH होता है इसमें क्रियात्मक ग्रुप जो होती है फंक्शनल ग्रुप, पहला ऑप्शन देखिए फिक्रिक एसिड, दूसरा है बारब्यूटिक एसिड, तीसरा है एक्सकार्बिक एसिड, और चौथा कौन सा हो गया आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों जो -COOH होता है इसमें क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। इसमें क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास है कि इनमें से तरल तत्व कौन सा है। ठीक है, तरल तत्व की बात करें तो तरल तत्व कौन सा है, पहला है पारा, दूसरा है जस्ता, तीसरा है तांबा, चौथा कौन सा हो गया, पन्ना। तो दोस्तों जो तरल तत्व होती है वो क्या होती है, पारा होती है। ठीक है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, इसे Hg से सूचित किया जाता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं।
ठीक है। तो ये क्या होगी, पारा होगी। दोस्तों जस्ता क्या होती है, जस्ता और तांबा की बात करें, ये दोनों क्या होती है, ये भी क्या होती है, एक तत्व होती है, ठीक है, लेकिन ये तरल अवस्था में नहीं होती है। देखिए यहाँ प्रश्न हमको कह रहा था कि कौन सा तरल अवस्था में होगी, तो वो कौन सा होगी, पारा जो होगी ये तरल अवस्था में होगी, लेकिन जस्ता और तांबा ये तत्व हैं, लेकिन ये पारा ये तरल अवस्था में नहीं होती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है। दोस्तों बात करते हैं तांबा की, तो तांबा क्या होती है, एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के सुचालक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से हीरा क्या है, ठीक है, हीरा के बारे में कह रहा है दोस्तों, हीरा क्या होती है। पहला है मिश्रण, दूसरा है यौगिक, तीसरा आपके पास तत्व, चौथा कौन सा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हीरा होती है, हीरा भी एक प्रकार क्या होता है, तत्व होता है, ठीक है। और ये हीरा किसका अपर रूप होता है, तो कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, ठीक है। कार्बन का अपर रूप क्या होता है, हीरा होता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे कि कार्बन का अपर रूप क्या होता है, हीरा होता है। और एक क्या होती है, कठोर तत्व होते हैं, ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हीरा को जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp3 होता है। हीरा का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हीरा का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है, ठीक है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम जरूर यहाँ से बनेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न हमारा होगा आज की इस प्रैक्टिस सेट का। 16वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन किस कम करने पर क्या होगा। तो दोस्तों जो स्थिर ताप होती है और गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होती है, उसका दाब जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे कि जब भी स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन को कम करेंगे तो उसका दाब क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल्य तत्वों जैसे कि अपनी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि समूह 18 के तत्वों क्या बोलते हैं हम लोग, निष्क्रिय धातु तत्व बोलते हैं, ठीक है, निष्क्रिय बोलते हैं। निष्क्रिय जो होती है ये क्या होती है, गैसें होती हैं। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि निष्क्रिय गैसें जो होती है वो समूह 18 में मौजूद होते हैं। साथ ही दोस्तों जो ये हीलियम हो गया, इसके अंदर कौन कौन सा निष्क्रिय गैस कौन कौन से होते हैं, तो निष्क्रिय कौन कौन से होते हैं, हीलियम हो गया, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया और उसके बाद रेडोन हो गया। ये सभी जो दोस्तों ये वर्ग 18 के समूह 18 के तत्व हैं, ठीक है, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडोन होते हैं, जो सभी क्या होती है, निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। तो हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेती है क्योंकि उसके जीभ आगे स्वतंत्र होती हैं और पीछे जुड़ी हुई रहती है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। तीसरा है उसके पैने और नकीले दांत अपने शिकार के कीड़ों को शीघ्रता से पकड़ लेते हैं। और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, उसके आगे बढ़ सकने वाले जबड़े शीघ्रता से चौड़ाई में खुल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मेढक जो होती है ना, उसके जो जीभ होती है उसमें गिली चिपचिपी होती है, जिसके कारण से क्या होता है वो पीछे स्वतंत्र होता है और जिससे क्या होती है उसके कीड़ों को पकड़ने में उसे आसानी होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि उसकी गीली चिपचिपी जीभ जो होती है वो सामने जुड़ी हुई रहती है, जिसके कारण से वो किसी भी कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मेढक की। तो मेढक जो है ये क्या किस वर्ग के हैं, तो ये एम्फीबिया वर्ग के होते हैं। ठीक है, आपसे भी एग्जाम में पूछा जाए कि मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना होगा कि मेढक जो है ये एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं मेढक। और इसकी जो इस वर्ग के प्राणी में क्या होती है, सांस कैसे लेते हैं, तो वो जो कोलोम त्वचा होते हैं ना, कोलोम त्वचा और फेफड़ों द्वारा इस वर्ग के जो जीव होते हैं वो सांस लेते हैं। तो हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहे हैं हमारे पास कि अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। पहला देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा कौन सा हो गया राइबोसोम, चौथा कौन सा हो गया ऑप्शन हमारे पास लाइसोसोम। तो दोस्तों जो अंतःकोशिकीय पाचन होती है इससे संबंधित कोशिकीय संरचना जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि इसे लाइसोसोम बोलते हैं। दोस्तों अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना कौन सी होती है, लाइसोसोम होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे।
तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। दोस्तों बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम जो होती है एक सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी हुई थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, लाइसोसोम का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है कि बाहरी पदार्थों का भक्षण तथा पाचन करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, इसे पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और प्रोटीन निर्माण में कौन सहायक होते हैं, राइबोसोम जो होती है ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिका संरचना कौन सी होती है, तो वो होती है लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न हमारे पास है, देखिए कह रहा है कि केंचुआ और बिच्छे में समान रूप से विद्यमान क्या होते हैं। पहले देखिए काकतीय त्वचा है, दूसरा है संधित उपांग, तीसरा है मुलायम गीली त्वचा, और चौथा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, सखंड शरीर। तो दोस्तों जो केंचुआ और बिच्छू में होते हैं समान रूप से क्या होती है, सखंड शरीर जो होती है वो विद्यमान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ये केंचुआ और बिच्छे में समान रूप से क्या होते हैं, सखंड शरीर होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको इस प्रश्न में से कितने प्रश्न आपको पहले से पता था, और आपको इस प्रैक्टिस सेट यानी कि कुल 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे। अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हम आपके स्कोर को देखेंगे जिससे कि हमको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो सकी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 21वां प्रश्न हमारे पास देखिए क्या कह रहा है कि पुष्पक्रम जो पूर्णरूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है वह क्या होती है। दोस्तों दूसरा पहला देखिए ऑप्शन क्या है, साइथियम, दूसरा है हाइपेथोंडियम, चौथा कौन सा हो गया पुष्पछत्र, और चौथा ये तीसरा पुष्पछत्र, और चौथा कौन सा हो गया मंडप। तो दोस्तों जो पुष्पक्रम होती है जो पूर्ण रूप से संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोथोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोथेंडियम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथेंडियम बोलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पुष्प की। तो पुष्प की बात आई है तो पुष्प जो होती है दोस्तों इसका अध्ययन क्या बोलते हैं हम लोग, इसके अध्ययन जो होती है एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या करते हैं, एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन करते हैं। साथ ही दोस्तों जो इसके पुष्प के जो मादा भाग होते हैं प्रजनन के, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जायांग बोलते हैं। ठीक है, जायांग जो होते हैं दोस्तों ये पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है, और जो पुमंग होता है ये क्या होती है, पुमंग जो होती है ये पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे कि पुष्पों का अध्ययन किस में करते हैं, एंथ्रोलॉजी में कहते हैं। और जो मादा अंग होते हैं पुष्पों की वो जायांग होता है, और जो मेल होता है वो क्या होता है, पुमंग होता है। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये उसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये हमारे पास 22वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि डीएनए पाई जाती है। दोस्तों डीएनए कहाँ पाई जाती है, देखिए पहला ऑप्शन है ट्रायोज शर्करा, दूसरा है पेंटोज शर्करा, तीसरा है हेक्सोज शर्करा, चौथा कौन सा हो गया आपके पास, ग्लूकोज शर्करा। तो दोस्तों जो डीएनए पाई जाती है वह पेंटोज शर्करा में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि डीएनए किस में पाई जाती है, पेंटोज शर्करा में पाई जाती है। आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों जो केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव के रूप में इसे हम जानते हैं, जिसमें क्या होती है, पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास देखिए क्या है, 23वां प्रश्न है, कह रहा है कि वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को की शाखा को क्या कहते हैं। यानी कि जो वातावरण के संदर्भ में जीवों के अध्ययन होती है उसकी करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं। पहला है अनुवांशिकी, दूसरा है जीवाश्म विज्ञान, तीसरा है पारिस्थितिकी विज्ञान, और चौथा कौन सा हमारे पास, भ्रूण विज्ञान। तो दोस्तों आपको बता दें जो वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन होती है उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन की जाती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों बात करते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था वो 1868 ईस्वी में रीटर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, 1868 ईस्वी में रीटर जो थे उसके द्वारा जो है ये पारिस्थितिकी विज्ञान की जो पारिस्थितिकी है इसके शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों आपसे प्रश्न में ये बनता है, एग्जाम पूछा जाता है कि जो पारिस्थितिकी है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आपको बताना होगा कि 1868 ईस्वी में रीटर के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों इसके विस्तृत अध्ययन जो मतलब कि अधिक अध्ययन जो क्या था, किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है, तो यदि आप बात करें पारिस्थितिकी का सबसे अधिक अध्ययन किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा पारिस्थितिकी का अध्ययन किया गया था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या रहा था कि वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि
जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं, मेल का जो हार्मोन होती है, ठीक है, कौन सा लैंगिक लक्षण वाला, यानी कि सेक्स हार्मोन जो होती है मेल का, वो कौन सा होता है, यही प्रश्न कह रहा है। तो देखिए आप सबको पता होगा दोस्तों कि जो मेल का सेक्स हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो होती है ये मेल का सेक्स हार्मोन होता है, जिससे क्या होती है, इसी हार्मोन की उत्तेजना पैदा होती है शरीर में, मतलब पुरुषों के शरीर में जो उत्तेजना पैदा होती है वह टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही उत्तेजना पैदा होती है और लैंगिक गौण लैंगिक लक्षण जो है उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारे पास होगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास है पानी से उत्पन्न होती है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होती है, तीसरा है पर्णहरित से उत्पन्न होती है और चौथा कौन सा होगा हमारे पास, हरित लवक के चारों ओर की वायु से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपको बता दें जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन होती है ये किस कहाँ प्राप्त होती है, पानी से उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन होती है कहाँ प्राप्त होती है, तो पानी से प्राप्त होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा जितना भी वीडियो अपलोड हो उसको आप मिस ना कर पाएँ, क्योंकि आपके ग्रुप डी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।